डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट, गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम प्राण के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। प्राण का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो प्रमुख रूप से ग्रीन ग्लैंड्स के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है ग्रीन ग्लैंड्स जो होती है वो एंटीना के कोक्सा भाग पर पाई जाती है, इसलिए इसको एंटीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। और ग्रीन ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए इनको दो नाम से पुकारते हैं। एक तो लोकेशन के आधार पर, क्योंकि ये एंटीना के कोक्सा पर स्थित रहती है, एंटीनल ग्लैंड कहलाती है। और दूसरा, ये जो ग्रीन है इनका कलर ग्रीन होता है, इसलिए इनको ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। ये एक जोड़ी होती है और एंटीना के कोक्सा पर स्थित होती है। प्रमुख रूप से जो प्राण का उत्सर्जी तंत्र है वो तीन संरचनाओं से मिलकर बना होता है, जो एंटीनरी, एक तो एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, दूसरा लेटरल डक्ट और तीसरा रेनल सैक। एंटीनरी ग्लैंड्स जो होती है वो प्राण में एक जोड़ी उत्सर्जी नलिकाएं होती है और ये कोक्सा पर पाई जाती है। आकार इनका मटर या चने के दाने के समान होता है। ये अपारदर्शी रंग की होती है और इनमें प्रमुखतः तीन भाग होते हैं। जैसा आप डायग्राम देख रहे हैं, ये ग्रीन ग्लैंड जो है एक जोड़ी, दोनों ऊपर की तरफ जो होती है दोनों एक जोड़ी होती है। तो ऊपर की तरफ जो ग्रीन ग्लैंड है एक में डिसेक्ट करके एनलार्ज किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो इसका ग्रीन ग्लैंड का प्रमुख भाग है वो पहला जो भाग है एंड सेक, जो आप दिखाई दे रहा है, ये एंड सेक है। ये एक छोटे सेम के बीज की आकृति की संरचना होती है और इसमें एक जालक पाया जाता है जिसको लेबिरेंथ कहते हैं। लेबिरेंथ और जो एंड सेक है या आशय ब्लैडर जो है, तो ब्लैडर आप ये देख रहे हैं कि ब्लैडर जो इसका पार्ट होता है वो बड़ा चौड़ा वाला पार्ट होता है और एंड सेक इसका जो ऊपर वाला ग्लैंडुलर पार्ट है वो होता है। तो इसके अंदर ये जो संरचना होती है एंड सेक वो लेबिरेंथ और ब्लैडर दोनों के बीच में जो है पाई जाती है। जो एंड सेक है वो उसकी भित्ति दो परतों से निर्मित होती है। एक जो मोटी बाहर की परत होती है वो कनेक्टिव टिश्यूज से निर्मित होती है और इसके अंदर जो है रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है। दूसरी जो परत होती है पतली परत होती है और इसके अंदर जो उत्सर्जी एपिथेलियल कोशिकाएं होती है वो बड़ी पाई जाती है। इनका केंद्रक भी बड़ा होता है और कोशिका द्रव के अंदर जो है महीन छोटी जो है ग्रेन्यूल्स हैं, कणिकाएं हैं, वो इसके अंदर पाई जाती हैं। इसकी दीवार में जो है अनेक रेडियल सेप्टा भी जो है उभरे हुए रहते हैं और ये जो है एंड सेक की तरफ जो है रुख किए रहते हैं। जो सेप्टा होते हैं वो उनकी तरफ जो है उनका रुख रहता है। दूसरा जो पार्ट है इसका लेबिरेंथ, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ग्लैंडुलर प्लेक्सस और लेबिरेंथ जो संरचना है ये एंड सेक के बाहर की तरफ पाई जाती है। एंड सेक इसका आंतरिक वाला पार्ट है और जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस या लेबिरेंथ जिसको कहते हैं वो इसके जस्ट बाहर की तरफ पाया जाता है। तो ये जो पार्ट होता है ये इसकी तुलना में काफ़ी बड़ा होता है और इसमें कई शाखित और कुंडलक जो एक्सक्रीटरी ट्यूबुल्स हैं, उत्सर्जी नलिकाएं हैं, वो इसके अंदर पाई जाती हैं। ये जो नलिकाएं हैं एक तरफ तो एंड सेक में खुलती है और दूसरी तरफ जो ब्लैडर है उसमें जाकर ये खुलती है। इन नलिकाओं में जो है संयोजी ऊतक पाया जाता है और इसके अंदर जो इसकी जो नलिका की जो भित्ति होती है वो उत्सर्जी एपिथेलियम की जो एकल परत होती है उससे निर्मित होती है और इसके अंदर एक कैविटी भी पाई जाती है। दूसरा जो इसका पार्ट है वो है ब्लैडर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो नीचे वाला चौड़ा वाला पार्ट है वो ब्लैडर कहलाता है। ये एक थैले के समान संरचना होती है और इसमें भी जो है उत्सर्जी एपिथेलियल की जो है एकल परत से निर्मित होती है। इसमें
इसको हम ब्लैडर भी कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आप या मूत्राशय इसको कह सकते हैं। ये एंड सैक के भीतर की तरफ होता है। इसकी जो बाहरी भित्ति होती है एंड सैक में लेबिरिंथ से लगी रहती है, जबकि जो आंतरिक भित्ति होती है वो छोटी और जो एक्सक्रीटरी डक्ट है या यूरेटर जो है वो यूरेटर उससे निकलता है। जो आप देख रहे हैं जैसे ये जो आखिरी जो इसका हिस्सा है जहाँ पे रीनल पोर है, उस रीनल पोर के स्थान से जो ब्लैडर को जोड़ने वाली जो नलिका है उसको यूरेटर कहते हैं। इसके द्वारा यूरेटर के द्वारा ये रीनल पोर से जुड़ी रहती है, और ये जो रीनल पोर होता है वो जो एंटीना है उसके कोक्सा के भीतरी भाग पर, जहाँ पर लेब्रम के सामने छोटी एक पेपिला पाई जाती है, उसके द्वारा वहाँ पे ये छिद्र होता है। उससे जो है समय समय पर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकाला जाता है। अगला जो पार्ट है इसके जस्ट नीचे लेटरल डक्ट, पार्स वाहिनी या लेटरल डक्ट हम इसको कह सकते हैं। लेटरल डक्ट भी पीछे की तरफ जो है सक्रिय नलिका होती है जिसको हम लेटरल डक्ट कहते हैं। ये दोनों तरफ मस्तिष्क के नीचे की तरफ जो है एक कनेक्टिव ट्रांजर कनेक्टिव्स के द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ये आप देख रहे हैं कि जो बीच वाला पार्ट है ये एक ट्रांजर कनेक्टिव्स का काम है। तो दोनों जो पार्श्व नलिकाएं हैं उस ट्रांजर कनेक्टिव के द्वारा जो है आपस में जुड़ी रहती है। और ये जो लेटरल डक्ट है वो पीछे की तरफ रीनल सैक में जाकर खुलती है। ये आप चौड़ा जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं ये रीनल सैक है। तो दोनों पार्श्व नलिकाएं जो नलिका से ये ग्रीन ग्लैंड से निकलती है वो वहाँ से, और ट्रांजर कनेक्टिव के द्वारा, ये ट्रांजर कनेक्टिव है जो दोनों नलिकाओं को आपस में जोड़े रखता है, उसके द्वारा ये रीनल सैक्स में आकर खुलती है। नेक्स्ट पार्ट इसका रीनल सैक है। रीनल सैक इसका ये लंबा तुम्बाकार थैलेनुमा संरचना है, और ये कार्डियक स्टोमक के ठीक ऊपर और कैरापेस के जस्ट नीचे जो है पाया जाता है। इसकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है और चपटी एपिथेलियल कोशिकाओं से निर्मित होती है, जो उत्सर्जी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा निर्मित होती है। ये भी जो है वृक्क कोश के पीछे की तरफ और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ये फैला हुआ रहता है। ये जस्ट मैंने आपको जो बता दिया है कि एंड सैक, लेबिरिंथ और ब्लैडर इसके अंदर पाया जाता है, और इसका क्या कार्य है वो भी बता दिया है मैंने। नेक्स्ट जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग की जो बात की है मैंने, कि जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग जो होता है वो एंटीना, जो सेकंड एंटीना है उसके कोक्सा पर जो है पाया जाता है। तो इससे जो है जो ग्रीन ग्लैंड है वो कनेक्टेड रहती है, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं वो इसके द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ ग्रीन ग्लैंड, की प्राण की जो ग्रीन ग्लैंड है उससे उत्सर्जन की क्रिया कैसे परफॉर्म होती है। तो प्रमुखतः दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस इस ग्रीन ग्लैंड के हैं। एक तो नाइट्रोजनस जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको एलिमिनेट करना, और दूसरा जो कार्य है वो है ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम या परासरण नियमन को बनाए रखना। तो पहला जो ये दोनों क्रियाएं जो है ग्रीन ग्लैंड के द्वारा संपन्न होती है, तो इसमें जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं वो प्रमुखतः जो ब्लड होता है उसके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको एंड सैक और लेबिरिंथ के द्वारा जो है ब्लड से एकत्रित किया जाता है, और इस कार्य में जो ट्यूबुल्स होती हैं वो ट्यूबुल्स भूमिका निभाती है। तो ब्लड के अंदर से जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ इसके अंदर प्रमुखतः अमोनिया और यूरिया या यूरिक एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो एक्वेटिक क्रस्टेशियंस हैं उनके अंदर अमोनिया प्रमुख रूप से उत्सर्जी पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जो एंटीनरी ग्लैंड जो होती है ये ठीक किडनी के समान की संरचना होती है, और ये ब्लड से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको अलग करने का कार्य करती है। प्राण के अंदर प्रमुखतः अमोनिया के यौगिक और जो यूरिक एसिड है उनको ये एंड सैक के द्वारा अलग किया जाता है, और ये जो
ग्रंथियां हैं उनके द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को अधिक मात्रा में, जैसे जल को जो ब्लड होता है उसमें उत्सर्जी पदार्थों को ये अलग करती है, लेकिन उनके साथ ही जो जल होता है उसकी मात्रा भी उसमें अलग कर ली जाती है। तो यहाँ से इन ग्लैंड्स के अंदर जो है उसको लाया जाता है कि जो पूरा ब्लड है या हीमोसील में के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा लेबिरिंथ के अंदर लाया जाता है, और वहाँ फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है कि जो ब्लड एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर है उसको ये अलग किया जाता है, और ये रीअब्जॉर्प्शन की जो क्रिया है उसके द्वारा एक्स्ट्रा अमाउंट का जो वाटर है उसको अलग किया जाता है, और उसके बाद में जो है जो बचे हुए पदार्थ हैं उनको ये एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं उनको बाद में जो है उत्सर्जी पदार्थों को एकत्रित करके, और जो रीनल पोर है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था उसके द्वारा इन उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। और इस प्रकार से जो परासरण नियमन है वो नियत रहता है, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा मात्रा में जो जल होता है उसको रीअब्जॉर्प्शन उसका किया जाता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, जिसके कारण इसमें जो परासरण नियमन है वो एकदम नियत बना रहता है। थैंक यू।